हमारे शिक्षा मंत्री ने एक अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि जब सिलेबस ही तय नहीं है, जब स्कूल खुलने का पता ही नहीं है, तो फीस किस बात की। इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जब स्कूल नहीं खुल रहे या सिलेबस नहीं पता तो आप फीस जो ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमें बच्चों को अलग से लैपटॉप दिलवाना पड़ रहा है या उनके लिए स्मार्टफोन दिलवाना पड़ रहा है, या बच्चे अगर एक से ज़्यादा हैं तो हमारे खर्चे वैसे ही बढ़ रहे हैं और उनके साथ उनके एक पेरेंट को भी साथ में बैठ के उनको मॉनिटर करना पड़ता है। ये कितना फिजिबल है? पिछले दिनों हमने जब सीकर के डॉक्टर रामदेव चौधरी से बात की थी, उन्होंने भी ये बताया था, इस बात का जिक्र किया था कि भीलवाड़ा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर के माध्यम से जब कुछ लोगों में संक्रमण हो गया था तो सभी ने उन्हें एक अपराधी के तौर पर देखना शुरू कर दिया था, जबकि वो सिर्फ अपने डॉक्टर होने, चिकित्सक होने के नाते अपनी सेवाएं दे रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आप जानते हैं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया को एक अलग नज़रिया दिया है, उनको इतनी सारी तकलीफें इस दुनिया के लोगों को दी है और कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जिसको कोरोना की वजह से नुकसान नहीं झेलना पड़ा हो। लॉकडाउन के दौरान क्योंकि सारे बिजनेस बंद थे, लेकिन उन बिजनेस में भी एक बिजनेस ऐसा है या एक सर्विस ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट अभी तक कोरोना ने किया है और अभी तक करते आ रहा है, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स। आज हमारे साथ हैं निजी शिक्षण संस्थान समूह के अध्यक्ष श्री BL रणवा जी। आज हम लोसल में हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। और मैं जानना चाहता हूं कि स्कूलों को ये कोविड सिनेरियो के दौरान जो समस्याएं आई हैं वो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बात को समझ सकें। देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 से सारे के सारे बिजनेस प्रभावित हुए हैं जी, लेकिन दिनेश जी, मेरा ये मानना है कि शिक्षा और चिकित्सा ये एक विजन होता है और जो भी बंदा इस फील्ड में आता है वो सेवा लेकर आता है। बिल्कुल। और इस सेवा में मेरा ये मानना है कि सीकर जिले के संचालकों का एक बहुत बड़ा योगदान है और सभी ने इस एफर्ट्स के साथ वो इस फील्ड में उतरे कि हमारा मान सम्मान बढ़े, हम समाज को कुछ दे सकें। बिल्कुल। और हम भी कहीं ना कहीं शिक्षक रहे हैं, इसलिए हमारी एक इच्छा रही है कि चाहे सेक्टर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अच्छी एजुकेशन सीकर के माध्यम से राजस्थान में दी जा सके। ऐसा प्रयास चला, एक बड़ी कड़ी बनी, एक श्रृंखला बनी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको पता है कि सीकर में आए। बिल्कुल। और सब ने एक सेवा के साथ इस काम को किया। राजस्थान ने इसको स्वीकार किया। मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान नहीं बल्कि एक तरीके से हिंदी भाषी स्टेट्स ने स्वीकार किया सीकर को। कोटा की बात करें उसके बाद मैं समझता हूँ, और स्कूल एजुकेशन में तो अगर प्रथम कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। कोचिंग में भी कोटा के बाद दूसरे रूप में स्वीकार किया। जी। तो ये एक विजन था, एक आंदोलन था। जैसे मेरा तो ये मानना है कि स्काउट गाइड एक आंदोलन है, वैसे शिक्षा एक आंदोलन है। और बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा ये सर्विस हुई, ये आंदोलन हुआ। व्यवसाय नहीं कहूँगा जी, बिल्कुल। क्योंकि व्यवसाय करना हमारा ध्येय नहीं था। व्यवसाय अगर हम करते तो हम दूसरे बिजनेस में जाते। और मेरा ये मानना है, मैं ये बात अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा, बड़े से बड़े स्कूल वाले को आप लीजिए, उसकी आर्थिक जिम्मेदारियाँ बढ़ी हुई हैं EMI के रूप में, संसाधनों के रूप में। जो आप हमें बच्चे सौंपते हैं, हम सोचते हैं कि डे बाय डे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़े। बिल्कुल। हमने पैसा इन्वेस्ट आपके यहीं किया है। मेरा ये मानना है कि सीकर का मुझे कोई संस्था संचालक नज़र नहीं आता जिसने स्कूल चला के ट्रांसपोर्ट भी चलाया हो, जिसने स्कूल चला के कोई हॉस्पिटल चलाया हो, उसने स्कूल ही चलाया है। बिल्कुल सही। और इसका मतलब ये है कि वो समाज को कुछ सेवा के साथ देना चाह रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि निश्चित रूप से इसमें बड़ा रोल तो महामारी का ही है, कोरोना का ही रोल बड़ा है। बिल्कुल सही बात। और कोरोना की वजह से जो अकल्पनीय चीज़ कभी हमारे सपने में नहीं सोचा था कि हम और विद्यार्थी दूर रहेंगे। जब आज मैं आपको बताना चाहूँगा, 6 साल के बाद मैंने 2 बच्चे देखे, 6 महीने के बाद 2 बालकों को देखा हमारे सामने। तो ये कैसी शिक्षक के साथ बीतती होगी कि 6 महीने बाद 2 बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे वो पल बड़े यूँ अच्छे से लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अधूरापन रहा है। और अब सवाल आइए आप आर्थिक स्थिति पे। ये तो हुआ हमारी एक भाव हमारे क्या हुए होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 6 महीने में हम कैसे जी रहे होंगे। सही बात है। आपने इतने सालों से देखा है कि बहुत सारे बच्चों के चारों तरफ रहना, पूछना बेटे कैसे हो, क्या एजुकेशन है, पेरेंट्स को बताना, बच्चे को बुलाना, बच्चों की एक लाइन लगना, रहेगी बच्चा नहीं दिखना,
2 बच्चे मैं समझता हूँ आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है कि 2 बच्चे सामने हैं। बिल्कुल सही। अब सवाल आर्थिक स्थिति, तो इस आर्थिक स्थिति में जब लॉकडाउन हुआ तो हमने सोचा कि हम सरकार, विभाग, अभिभावक, शिक्षक मिलकर के एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि आने वाले 12-6 महीने हम हंसते खेलते बिता देंगे। बिल्कुल सही है। ये हमारा विजन था। हम दिनेश जी इस पटल पे बड़े संचालक बैठे भी, हमने ये तय किया छोटी से छोटी स्कूल भी बचे और बड़े से बड़ा स्कूल भी, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रोटेशन ज़्यादा है तो वो भी बाधित नहीं हो। हमने हर मंच पे प्रयास किया। लेकिन मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया, वैसे सरकारों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, और उसकी वजह से जो अभिभावक, शिक्षक और संचालक एक दूसरे के पूरक होते थे, कहीं ना कहीं मुझे आज उनमें गैप नज़र आता है। वो गैप नहीं होना चाहिए था। अब भी समय है, एक लंबा समय बीत चुका है, सबके समझ में आ गया है। मेरा ये मानना है कि स्कूल के बिना विद्यार्थी अधूरा है, विद्यार्थी के बिना स्कूल अधूरा है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से अभिभावक एक बीच की कड़ी है जी। तो हमारा ये ध्येय रहना चाहिए कि हम इसको सेवा के साथ, अभिभावकों का जो भी रुपया खर्च होता है उससे 1.25 गुना उनको लाभ हो। बिल्कुल, ये उनमें एक मैसेज जाए। और अभिभावकों का कायदा ये बनता है कि जब ये वही संचालक हैं, ये वही स्कूलें हैं, ये निस्वार्थ भाव से अब तक एजुकेशन दे रहे हैं आपको जी, तो फिर आपको एक खुले खुले मन से फीस देनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ ठीक है, जैसी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग दीजिए। अगर कि हम भी सोचते हैं कि कोई अभिभावक, मान लीजिए किसी प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली काम कर रहे थे, उनकी नौकरी छूट गई, बिल्कुल सही। अगर वो हमारे सामने आके ही बात रखें, कहाँ हमें आप लोग कहते हो किसी बात के लिए, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग कहता या सीधा अभिभावक, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि किसी भी संचालक को बच्चा भी आके बोलता है कि सर मेरे पापा की नौकरी छूट गई, तो हम कहते हैं बेटे पढ़। बिल्कुल सही बात। ये हमारा नैतिक दायित्व है, इसीलिए हम कहते हैं कि समाज के लिए एक योगदान का काम है ये। लेकिन शायद समझने में कहीं ना कहीं भूल रही, और इसकी वजह से एक बहुत क्रिटिकल स्टेज से हम गुजर रहे हैं। सही है। आज मुझे पीड़ा है ये कहते हुए कि मेरे जो साथी जो जान लगाकर संस्थाओं के लिए काम करते थे, जिनको हम शिक्षक कहते हैं, जो हमारा रीढ़ खंभ है जी, वो आज बड़े ही कातर नज़रों से हमें देख रहे हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा। हम ये देख रहे हैं कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 महीने तो निकाल लिए, अगर 6 महीने और अगर ऐसा ही हो गया तो हमारा क्या होगा। सही बात है। तो बड़ी दुविधा में है, और इस मंच पे बड़े दिल से सरकार को भी काम करना चाहिए। जब आप देख रहे हैं सेंटर काफ़ी साफ सुथरे तरीके से गाइडलाइनें आ रही है, जब स्टेट्स की गाइडलाइनें आपके सामने, मैंने अभी पहले भी बताया फेसबुक लाइव पे, अब भी बता रहा हूँ कि जब पंजाब की एजुकेशन अच्छी है, हरियाणा की भी एजुकेशन अच्छी है, दिल्ली एजुकेशन अच्छी है, यूपी के मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा, जब वो आगे बढ़ करके ये कह रहे हैं कि शिक्षा और समाज पूरक है जी, तो इनको मिलके काम करना चाहिए। तो राजस्थान सरकार को भी इसमें देखना चाहिए, और जो शिक्षक साथी, जो संचालक साथी, जो अभिभावक महानुभाव, इनके बीच में खाई को पाटना चाहिए, नहीं भी खाई को पाटना जरूरी था। मैं इस बात में आगे बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें मैं आपको रखना चाहूँगा ताकि आप भी कुछ चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। सीबीएसई ने अपना सिलेबस तय कर दिया था। केवी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो अपने एडमिशन्स भी ले रही हैं, वो फीस भी ले रहे हैं। आरबीएसई ने अभी तक अपना सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने एम्प्लॉयज़ पूरे राजस्थान भर में हैं, लगभग उतने ही एम्प्लॉयज़ प्राइवेट स्कूल्स में भी हैं। जब आप स्कूल को फीस देते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि उससे स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं, स्कूल के जो ऑनर्स हैं, उनको फ़ायदा होता है, बल्कि स्कूल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे परिवार, सैकड़ों परिवार ऐसे होते हैं जो स्कूल के माध्यम से जिनका घर खर्च चल रहा होता है, जो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस कोविड-19 के सिनेरियो के दौरान जिनकी नौकरी चली गई होगी, या जिनके व्यापार इनिशियल डेज में जब बंद थे तो उनके पास कोई आमदनी का सोर्स नहीं था और उस वक्त वो स्कूल को फीस नहीं दे पा रहे थे। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे भी होंगे, बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी होंगे जिनके पास या तो अब उनका इनकम का सोर्स वापस से शुरू हो गया है, या फिर जिनकी नौकरी नहीं गई, या जो गवर्नमेंट जॉब में है और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे अभिभावक होते हैं जो अपने बच्चे की स्कूल की फीस को जमा करा सकते थे। आप मुझे बताएं सर, जो फैक्ट्स मैंने बताए उनके बारे में आपका क्या विचार है और ये कहाँ तक सही है? देखिए दिनेश जी, मैं बिल्कुल इस मामले में आपका स्वागत करूंगा। बहुत फैक्ट के साथ आपने अपनी बात रखी। सच्चाई ये है कि बहुत ही दोनों तरह की बातें हैं इसमें।
वो जो लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर से जिनकी नौकरियां छूटी है, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन अपना जो वर्ग है, विशेष तौर से जिस एरिया में अपन है, यहाँ किसान वर्ग भी मीडियम है, मध्यम है, ये साधारण फीस अदा करने में हिम्मत सबकी है जी। गवर्नमेंट के खूब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खूब। लेकिन जो एक कम्युनिकेशन गैप आया और इन फैक्ट्स से जो चीज़ें जुड़नी चाहिए थी वो नहीं जुड़ पाई, और उसकी वजह से अभिभावक और संचालकों के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ जी। जबकि सच्चाई ये है कि मेरा ये मानना है कि 70 से 75% लोग आराम से फीस अदायगी कर सकते थे। हो सकता है कि शुरुआती 2 महीनों में नहीं कर सकते थे, लेकिन अब फिर आराम से, क्योंकि अब आज सारे धंधे धीरे धीरे शुरू हुए हैं। बिल्कुल, परचून की दुकान हुई है, सब्जियां हुई है, और वह सब हुए हैं। वही बच्चे यहाँ साधारण स्कूलें सब में पढ़ रहे हैं जी। तो सब हो जाता है। लेकिन एक मानसिक रूप से सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो गया कि फीस देने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए कहाँ से बिजली के बिल जाएंगे, कहाँ से शिक्षकों का भला होगा, कहाँ से संचालकों का भला होगा, ये विषय है। बिल्कुल सही है। एक बात जैसे आपने कही कि सरकार का सहयोग आपको नहीं मिला, जी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो पक्ष है या क्या वो पॉइंट था जहाँ पे सरकार आपको हेल्प कर सकती थी और कैसे कर सकती थी? देखिए, सरकार इसमें इस रूप में मदद कर सकती थी कि जैसे अपन ने अभी चर्चा की, सरकार ये कह सकती थी कि एक तो आप पुरानी फीस ले लीजिए, पिछले सत्र की जो फीस है वो तो आपकी जमा हो जानी चाहिए। पिछला सत्र तो पूरा हो चुका, पिछला सत्र पूरा हो चुका। अच्छा। बच्चे परीक्षाएं दे के जा चुके, उनके रिजल्ट्स आ चुके। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि पिछले सत्र की फीस को भी डेफर किया गया। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2019-20 की फीस भी आपके पास नहीं आई है? उनकी भी किसी भी संस्था के पास फीस नहीं आई। जिनकी अधूरी फीस रह गई थी वो अच्छा। आज भी अधूरी। तो आप बताइए अच्छा। कि कितनी बड़ी चुनौती संस्थाओं के सामने आके खड़ी होगी। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात, उसके बाद में सरकार हमारा सहयोग इस तरीके से कर सकती थी कि कोरोना काल में आप अभिभावकों के हित में ध्यान में रखते हुए 2 महीने आपको फ्री ऑनलाइन देना है, और उसके बाद में जो सक्षम अभिभावक हैं उनकी आप ऑनलाइन फीस लेना शुरू कर दें। तो हमें पता है हमारे कौन से अभिभावक सक्षम हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और हमें ये भी पता है कि ये अभिभावक पीड़ित है जी। तो हम उनको 2 की जगह 4 महीने की छूट देते। सही है। और जो सक्षम है उनको कहते फीस जमा कराओ, तो संस्था भी चलती, बच्चे भी पढ़ते। और मैं तो सबसे बड़ी दिनेश आपके माध्यम से, सीकर संदेश के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आने वाली पीढ़ी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। क्या शिक्षा को अपन न्यू साधारणतः नहीं तोड़ सकते? बच्चों का ये जो समय जा रहा है और जो शिक्षकों के साथ हो रहा है, कहीं न्यायोचित नहीं। बिल्कुल सही है। एक चीज़ हमने और देखी कि हमारे शिक्षा मंत्री ने एक अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि जब सिलेबस ही तय नहीं है, जब स्कूल खुलने का पता ही नहीं है, तो फीस किस बात की? इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जब स्कूल नहीं खुल रहे या सिलेबस नहीं पता तो आप फीस जो ले रहे हैं? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जब सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में सिलेबस तय कर दिया तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी हमारा सिलेबस भी क्लियर कर देना चाहिए। जी। नंबर 2, हमारे संचालक साथी जो उनसे मिले थे उनको आराम से पेशेंस से बिठा करके ये बात कही जा सकती थी कि आपका सिलेबस मैं तय करने जा रहा हूँ, आपकी गाइडलाइन अपन तय करने जा रहे हैं, अभिभावक और आप एक दूसरे के पूरक हैं, आप अभिभावकों का सहयोग कीजिए, जो हमारी गाइडलाइन है उसको पालन कीजिए। तो मेरे हिसाब से अच्छा मैसेज जाए। बिल्कुल। एक जैसे ये ऑनलाइन एजुकेशन की बात आई, सरकार ने भी कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना कितना फिजिबल है? क्योंकि कुछ अभिभावकों से जिनसे मेरी बात होती है या जिनसे हुई है, उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमें बच्चों को अलग से लैपटॉप दिलवाना पड़ रहा है, या उनके लिए स्मार्टफोन दिलवाना पड़ रहा है, या बच्चे अगर एक से ज़्यादा हैं तो हमारे खर्चे वैसे ही बढ़ रहे हैं, और उनके साथ उनके एक पेरेंट को भी साथ में बैठ के उनको मॉनिटर करना पड़ता है। ये कितना फिजिबल है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन एजुकेशन का अनुयायी नहीं हूँ जी। ये तो परिस्थितियाँ बन गई कि हमें किसी न किसी रूप से बच्चे को जोड़े रखना है। मैं तो अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा, एक शिक्षा का नुमाइंदा होने के नाते, कि सच्चाई ये है कि भय मत दिखाइए स्कूलों को आप जोड़िए। जब आप एक हर तरह का बिजनेस खोल दिया जी, सारी तरह की दुकानें खुल गई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तरह तरह की रेवेन्यू बढ़ाने वाली दुकानें सभी समझते हैं। तो शिक्षा तो एक सेवा है, इसको आप एक गाइडलाइन के साथ खोलिए आप, और हमें भय मत दिखाइए कि ऐसा नहीं होगा तो वो जेल जाएगा, वो ऐसे होगा। उसमें आप ये कहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बड़े बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाइए,
आप सारी मॉनिटरिंग, चाहे उसमें बसों की है, मैं इसका सहमत हूँ जी, ऑड इवन पॉलिसी लाइए, आप सैनिटाइजिंग रखिए, अच्छे स्कूल इसमें आगे बढ़ के काम करेंगे। बच्चे बड़े अनमोल रत्न होते हैं पेरेंट्स के, बिल्कुल बिल्कुल, और वो हमारे लिए, मैं तो फिर कह रहा हूँ आपको कि हमारा मन तो बिना बच्चों के लगता ही नहीं है। सही तो बात है। सच्चाई ये है कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स के बाद कि आप स्कूलें खोलो, प्रॉपर रूल से खोलो, और उसके बाद में कुछ होता है तो प्रकृति को मंजूर है, उसमें सरकार सपोर्ट करेगी, जी, तो हमारा मन करेगा। लेकिन हम तो उससे ऑलरेडी दुखी हैं, और अभी भी मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हमारा मन तो ये करता है जीरो सेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि कल को खुले और कोई संक्रमण हो, और प्रशासन का और तरह तरह की बातें हैं जैसे पिछले दिनों में आई है, ऐसा हो तो हमारा मनोबल तो और गिर जाएगा। तो हम तो अब भी अनुरोध करेंगे कि हमें सपोर्ट करते हुए स्कूलों को खोलिए, चाहे आप बड़े बच्चों को पहले बुलाइए, सारे नियम फॉलो करवाइए, बसों के नियम फॉलो करवाइए, हम तैयार हैं। जी, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने जब सीकर के डॉक्टर रामदेव चौधरी से बात की थी, उन्होंने भी ये बताया था, इस बात का जिक्र किया था कि भीलवाड़ा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर के माध्यम से जब कुछ लोगों में संक्रमण हो गया था, तो सभी ने उन्हें एक अपराधी के तौर पर देखना शुरू कर दिया था, जबकि वो सिर्फ अपने डॉक्टर होने, चिकित्सक होने के नाते अपनी सेवाएं दे रहे थे। उसमें हो सकता है गलती किसी की भी रही हो, क्योंकि कोविड के दौरान आपको भी नहीं पता चलता है कि संक्रमण कहाँ से शुरू हुआ, आप संक्रमित हैं या नहीं हैं। वैसे ही प्राइवेट स्कूल्स पर इस तरह के कुछ इल्ज़ाम लग सकते हैं या इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती है, उससे डर कर प्राइवेट स्कूल्स को ये भी लगता है कुछ हद तक कि अगर ज़ीरो सेशन हो जाए तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक स्तर पर मंदी की मार जो है वो झेल ही रहे हैं। आपके जो प्राइवेट स्कूल्स में जो शिक्षक हैं, उनका घर अभी कैसे चल रहा होगा? मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी भी गई हो, या जो वो कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं? बहुत जीवंत प्रश्न पूछा आपने, बहुत जीवंत, जिससे मैं पिछले 5 महीने से बहुत रूबरू हूँ। जी, मेरा ये मानना है दिनेश जी कि कुछ एम्प्लॉयज सिर्फ स्कूलों पे आधारित है, बिल्कुल, और वो मैं ये मान के चलता हूँ कि उनकी संख्या 40% तक है। आप अंदाज़ा लगाइए, जो आदमी 30,000 रुपये शेखावाटी से लेकर के अपने परिवार का, अपने बच्चों की एजुकेशन, अपनी छोटी सी गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की EMI जमा कराता था, वो आदमी 6 महीने से 1 रुपया नहीं ले रहा है। मार्च लास्ट तक का उनको वेतन मिला है, मेरा भी मानना है। जी, उसके बाद 1 पैसा उनको मिला नहीं, 1 पैसा स्कूलों में आया नहीं। और फिर मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि अब भी सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टर रामदेव चौधरी बहुत अच्छे फिजिशियन हैं, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आगे भी अगर अपन सकारात्मक रूप से चलना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूलों को या डॉक्टर्स को भय नहीं दिखा करके उनको ये तो कहा जाए कि गाइडलाइंस, नॉर्म्स पूरे करें, फॉलो करें। बच्चों के हित से बड़ा कोई हित नहीं है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी संक्रमण है ये तो, और अगर ये हो जाए तो उनको कोऑपरेट किया जाए, तो मैं समझता हूँ आने वाला कल अच्छा हो जा सकता है। जहाँ तक प्राइवेट शिक्षकों की स्थिति बहुत दयनीय है, मैं आपको घर में बता रहा हूँ, और मैं बिल्कुल आपकी मीडिया के सामने बिना झिझक के बता रहा हूँ कि आने वाले कल में प्राइवेट शिक्षक, प्राइवेट संचालक बहुत यूँ कहिए कि पीड़ा में जाने वाले हैं, और उससे कई घटनाएं भी अपने सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, ऑलरेडी ऐसी घटनाएं आ रही है कि जहाँ पे आज सुबह ही एक समाचार मिला है। तो इस तरह की अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने का क्या तरीका अब सरकार, अभिभावक और स्कूल संचालक मिलकर कर सकते हैं, जिसकी वजह से अभिभावकों पर भी कोई दबाव नहीं बने, कोई परेशानी नहीं हो, और स्कूल और जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो भी बचे रह जाए? देखिए, अब बहुत ही प्रॉपर रास्ता है। संचालकों को खुले दिल से इस सेशन के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट की थ्योरी पे आना चाहिए। जी, संचालकों को बड़ा दिल करना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हमारे एम्प्लॉयज़ बचे रहें, हमारा रूटीन खर्चा निकले, EMI वगैरह, बिजली पानी वो निकले, और इसके साथ में वो नीडी अभिभावक जिनकी नौकरियां छूटी है, जो वास्तव में पहले अच्छे थे और आज कोरोना की वजह से वो पीड़ित हो गए हैं, उनको हम संबल प्रदान करेंगे, उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। 1 साल के लिए कोई बड़ा साल नहीं होता है, उनको हमारा सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन जो सक्षम अभिभावक हैं वो खुले दिल से फीस दें, जिससे सारा काम हो। सरकार खुले मंच पे बैठ करके हम लोगों को साथ लेकर के इस तरीके का रास्ता निकालें कि जो नीडी अभिभावक हैं उसको संबल स्कूल प्रदान करे और स्कूल को सरकार प्रदान करे, और अभिभावक खुले मन से जो सक्षम है वो फीस जमा कराएं। तो मेरा मानना है कि बच्चों का भविष्य हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जब भी मैं स्कूलों की बात करता हूँ, मैं सबकी नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ख्याल आता है, क्योंकि मैं सीकर से हूँ, सीकर सिटी से, बड़े बड़े स्कूल्स का, जो कुछ गिने चुने स्कूल्स होते हैं,
लेकिन अगर हम बात करें कि गांव का स्कूल होगा, छोटा स्कूल होगा, रिमोट लोकेशन पे होगा, उन स्कूल्स की स्थिति क्या होगी? आपके तो जैसे आप प्राइवेट स्कूल्स के आप अध्यक्ष हैं शिक्षण संस्थान के, आपको तो जानकारी होगी, उनके बारे में आप हमें कुछ बताएं। बहुत ही गंभीर प्रश्न है। जो कोरोना और जो पॉलिसी, सरकारी पॉलिसी दोनों मिल करके बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि गांव की 90% स्कूलें आने वाले 2-3 साल में बंद होंगी, प्राइवेट स्कूल। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि वहाँ बहुत कम लाभ अर्जन के साथ वो काम कर रहे हैं और मैक्सिमम पैसा उनका स्टाफ पे खर्च होता है। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन लोगों के पास होता ही नहीं है, बड़ा बहुत लिमिटेड होता है, और बहुत कम फीस देने वाले अफोर्डेबल अभिभावक होते हैं उनके चारों। जी। वो सिर्फ एक, मैं कह रहा हूँ ना, फिर वो शिक्षक और समाज का एक संतुलन है कि वो माँ और बेटे वाला सा मामला है, वो प्यार में ढोए रहते हैं। वो लोग हैं, वो हमसे भी ज़्यादा मेहनती हैं, मैं बहुत दिल से बता रहा हूँ। अब सच्चाई ये है कि उनका एक तो गाँव के अंदर कोरोना इफेक्ट ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है वो गाँव की कमज़ोर होगी, वो इफेक्ट उन पे आएगा। एक जो आज भी उनको बिजली का बिल देना उनके लिए मुश्किल है, उनके बिजली के कनेक्शन कटने की स्थिति है। आपको ध्यान होगा कि देहात की स्कूलों के संचालक सुसाइड स्टेज पे ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसे 2-3 केस आ चुके हैं जी। तो ये जो स्थितियां बता रही है कि उनके सामने तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और जो उन्होंने एक सपना पाला था, एक विजन डाला था, वो उनका ध्वस्त होता नजर आ रहा है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है 2 से 3 साल में 90% स्कूलें बंद होंगी। आप ये भी देखिए कि मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल्स को आपको फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये फैसला आपका है और जिस तरीके से आपकी परिस्थितियां हैं उन पर निर्भर करता है। लेकिन सरकार को प्राइवेट स्कूल्स की उन अभिभावकों की मदद ज़रूर करनी चाहिए थी, और अगर सरकारी सिस्टम में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के दौरान होने वाले नुकसान अर्थव्यवस्था को या फिर पर्सनली किसी इंडिविजुअल की इनकम पर उसका अगर एक कारण बताकर प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं देने के लिए प्रेरित करता है या मना करता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि सरकार को आपको जो मदद करनी चाहिए थी, क्या सरकार ने आपकी वो मदद की? सरकार के पास हम लोगों की मदद करने के लिए एक बहुत सस्ता और सुंदर तरीका था जो हर किसी को प्रभावित करता, वो था बिजली के बिलों में रियायत देना। लेकिन 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान जब सारे काम धंधे बंद थे, लोगों के स्टोर्स, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद था, उसके बावजूद भी उनको एवरेज बिल के हिसाब से लाख 2-2 लाख रुपए के बिल दिए गए हैं। और जो बड़े स्कूल्स हैं उनके लिए ये बड़े नुकसान का सौदा होता है। शुरू के 2 महीने ये कहा गया था कि आपको बिल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जुलाई में मांग की गई कि सारे जो बकाया बिल हैं वो एक साथ दिए जाएं और उनके ऊपर जो स्थायी शुल्क है, इस तरह के जो शुल्क लगते हैं वो भी बढ़ाकर आए। तो सरकार ने अपनी तरफ से कोई खासी मदद न अभिभावकों को और ना ही स्कूल संचालकों को पेश की है, लेकिन सरकार ये उम्मीद करती है कि स्कूल जो अभिभावक हैं उनसे फीस नहीं ले, अभिभावक स्कूलों को फीस नहीं दें। ऐसा कैसे चल सकता है? आप लोग भी, जाहिर है आपके मन में भी, अगर आपके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि जब स्कूल खुले ही नहीं है तो हम पैसा किस बात का दें। जाहिर है आपके जब बिजनेस बंद थे तब आपसे शायद स्कूलों ने भी उम्मीद नहीं की होगी इतना कि आप उनको पैसा ले जाके दें, जबकि आपके पास घर खर्चे के लिए भी पैसे नहीं होंगे तो। लेकिन मैं अब आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस ओपन हो चुके हैं, स्कूल, मंदिर या ऐसी कुछ ही जगह हैं जो अभी भी बंद चल रही है, तो क्या आपको अपने बिजनेस में से कुछ पैसा जितना हो सके, जो लोग सक्षम है, आपको स्कूल को नहीं देना चाहिए? क्योंकि कोई भी अभिभावक स्कूल के लिए ऐसा नहीं है कि वो एक कोई रोड साइड ढाबा नहीं है कि आप एक बार खाना खाया फिर पता नहीं कब आएंगे। स्कूलों से किसी भी पेरेंट का जो रिश्ता होता है वो कई सालों तक चलता है। मैंने तो इस दौरान, जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो मैंने इंटरव्यूज़ किए बच्चों के जो अच्छे नंबर से लाए, उनसे मैंने बात की, उनमें कितने ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नर्सरी से लेकर 10वीं तक की या 12वीं तक की पढ़ाई एक स्कूल से की है। बिल्कुल सही। और हर परिवार में 1, 2, 4 बच्चे होते हैं ऐसे, तो वो लगातार पढ़ते रहते हैं। तो स्कूल्स पर जो अभिभावक हैं वो इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं कि अभी अगर हम जो फीस दे रहे हैं, तो अगर अभी स्कूल नहीं खुल रहे तो बाद में खुल जाएंगे, और हमारे पास अगर पैसा है तो उससे स्कूल और स्कूल के साथ जुड़े हुए वो सारे प्राइवेट टीचर्स और ऐसे लोग जिनका भी खर्चा स्कूल के माध्यम से ही चलता है, जिनकी नौकरियां या जिनका बिजनेस स्कूल के माध्यम से चलता है, उनको भी आप एक नई ऊर्जा, नया उत्साह प्रदान कर सकते हैं।
ये अभी सवाल आया तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि स्कूल चाहता है कि स्कूल को फीस मिले, लेकिन अभी जैसे स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑफलाइन का अभी डेट नहीं आया, तो मान लीजिए अभी कोई अभिभावक आपको, अगर उसके पास पैसा है, वो सक्षम है, तो वो आपको फीस जमा कराता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो हमें नहीं पता, तो वो उसने जो फीस जमा कराई है उसका क्या होगा, मतलब कैसे वो एडजस्ट होगी? देखिए, मैं दिनेश जी इसको इस माध्यम से कहूँगा बात को, अभिभावकों का हमारा नाता बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत पवित्र रिश्ता है अभिभावक और स्कूल का। बिल्कुल। मैं फॉर एग्जांपल, जैसा अभी आपने भी बताया, मैं भी कह रहा हूँ कि जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट निकलते हैं, आपने इंटरव्यूज लिए हैं, मैक्सिमम वो विद्यार्थी सफल होते हैं जो संस्था से लगातार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इसका मेरा उदाहरण है कि जैसे 98.33 जो बच्ची टॉपर है, जी। वो 12 साल से यहीं पढ़ी है। अब बिल्कुल। आप अंदाजा लगाइए कि उस पेरेंट्स के बीच में जो गुड़िया के मम्मी पापा हैं और बीएल रणवा के रिश्ते कैसे हैं। बिल्कुल सही 12 बात। साल अपनी अमानत को कोई नहीं छोड़ता यूं। जाहिर तो है। ऐसी परिस्थिति में अभिभावक और संचालक दोनों का ही दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। जो पेरेंट्स कहीं कमजोर दिख रहे हैं उनको सपोर्ट हमें करना चाहिए जी। और हम जहाँ कमजोर, पेरेंट्स सक्षम है उनको हमें। अब रहा सवाल फीस एडजस्ट वाला मामला, जी। हमने दिनेश जी पहले ही मंच पे सीकर जिले की यूनियन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बड़े लोगों का, जो बड़ी संस्थाएं जिन्होंने संचालित की, उनके साथ छोटे वालों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमने उस मंच पे बैठ के बात की कि अपने को 1 साल रतन टाटा थ्योरी पे चलना है। अच्छा। सबसे पहले बच्चे को हॉस्पिटल कम स्कूल में लाना है, ओके। ये मेरा नारा था। बिल्कुल। हॉस्पिटल कम स्कूल चलाना है, तो उसके लिए जब 1,40,00,000 रुपए मैंने 6 महीने में खर्च किए हैं, आप जैसों लेकर, तो इसका मतलब दिल तो बड़ा था कि जब भी स्कूल खुले तो बच्चे हॉस्पिटल कम स्कूल में आए, नंबर 1। नंबर 2, हमने एक मंच पे तय किया था कि नीडी अभिभावक आपके टेबल पे आ गया, बच्चा भी आ गया, उसकी फीस को माफ करना पड़े तो करेंगे जी। ऐसे ही जो हमें फीस दे रहे हैं, हम फीस ले रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन की नॉमिनल 25% फीस। जी। तो दिनेश जी हमने तो 4 महीने तो पढ़ा दिए, अब आप फीस ले रहे हैं 4 महीने? हाँ, अब जो 4 महीने सेशन नया शुरू हुआ अप्रैल से, जी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई हम रुके नहीं, जो जी। अच्छे स्कूल हैं कोई नहीं रुका। बिल्कुल। और उन्होंने पढ़ा दिया, उसके पेटे 25% पैसा ले रहे हैं, वो भी एडजस्टेबल है। तो हम तो कंप्लीटली आपके चैनल के माध्यम से समर्पित भाव से सेवा के अलावा कुछ नहीं करना है। प्लीज जो अभिभावक हैं वो बिना किसी गैप के, बिना किसी बुलावे के संस्थाओं को कोऑपरेट करें। आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए नया रास्ता, नई रोशनी संस्थाएं तैयार करेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो फीस आ रही है वो भी आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगी, स्कूल खुलेंगे करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अब आपके सामने एक और नई बात हो सकता है आई हो या आपको पहले से पता हो, लेकिन आप जो ऑनलाइन के लिए फीस देंगे वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ऑनलाइन के एजुकेशन के नाम से मुझे एक और चीज़ ध्यान में आ रही है कि जैसे कोविड के दौरान किसी ने कोई नया खर्चा नहीं किया, सबने मतलब अपने पैसे बचाए हैं या जैसे भी, लेकिन ऑनलाइन के कारण क्या स्कूल्स का खर्चा हुआ है? ऑनलाइन के कारण स्कूल का बहुत खर्चा हुआ जी। जिन लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी उनका पैसा बचा है जी। भाई, वो स्टे हो गया, एक स्टे लग गया उन पे। जो मार्च के बाद में शिक्षकों के वेतन का स्टे हो गया, इधर फीस का स्टे हो गया, और बिजली पानी चुकाओ, मूल जो घाटा है वो वहन करो और बैठे रहो। लेकिन जो लोग उत्साही थे, जो बच्चों से जुड़े रहना बिना, मैं आज भी आपको बहुत सुखद आश्चर्य बता रहा हूँ, 95% शेखावटी के बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन से, 95% स्कूलिंग स्टूडेंट। तो वो जो जुड़े हुए बालक है ना, उनके अभिभावक भी उम्मीद करते हैं कि हमें पढ़ाओ, और पढ़ाने का अगर आप दिल से पढ़ा रहे हो ना, तो असाइनमेंट हमने लिए हैं बच्चों को वहाँ। हमने ये भी चेक, हमने हमारी ड्यूटी पेरेंट्स की भी निभाई है कि कौन बच्चा नहीं जुड़ा तो क्यों नहीं जुड़ा, मेरी बात करो। बिल्कुल सही बात। इतना मन से काम हो रहा है और उसके लिए सारा खर्चा बढ़ गया। आप जानते हैं ऑनलाइन के लिए हमारे शिक्षक साथी, जहाँ भी आप अच्छे स्कूल में जाओगे 10-12 लोग आपको घूमते हुए हैं, तो आप, उनका परिवार हमसे सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। उन लोगों का वेतन तो चल रहा है, वो तो रुक नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे लिए 6-6, 8-8, 10-10 घंटे वीडियो बना रहे हैं। वो वीडियो भी उस रूप में बना रहे हैं, हमने ये कहा कि ऑफलाइन से ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल। आप अंदाजा लगाइए कि कितना शिक्षक समुदाय समर्पित हो रहा है, और फिर बातें जो आ रही हैं उससे एक गैप बीच में नजर आता है। बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये आप हम जुड़े थे निजी शिक्षण संस्थान संघ के अध्यक्ष श्री BL रणवा जी से, और हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन मैं आखिर में आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि
जो अभिभावक हैं वो ये ना समझे कि हम स्कूलों की तरफदारी कर रहे हैं। हमने स्कूलों का पक्ष रखा है और जो बातें हमें अपने स्तर पर समझ में आई वो हमने आपके साथ साझा की हैं। लेकिन जो भी अभिभावक हैं उनका जो पक्ष है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम भी और प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स भी इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से और समझ सके कि कैसे एक स्कूल के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको परेशानी आ रही है या उनको क्या लगता है कि जब आपकी फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी, जिसके पास है वो दे दे, अगर आपके बिजनेस चल रहे हैं तो आप चुका दें, आपके बच्चे आखिर में पढ़ने वही हैं। जाहिर है ये नहीं होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ने वाले आप अपने बच्चे कल को किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लें, क्योंकि मेरा मानना है कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क है। बहुत सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल्स में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं मिल पाती है। तो जब बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं तो आप एक दूसरे को कोऑपरेट करके आप इस कोविड-19 के जो सिनेरियो है इसको पार कर सकते हैं, ताकि दोनों ही इस जगह पर परेशानियां ज़्यादा न बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।